हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जो कि सेक्शन 10 में दी गई है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वह कॉम्पिटेंट पार्टीज द्वारा फ्री कंसेंट में बनाए गए हों, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन हो, और ऐसा कुछ ना हो जो कि वॉइड हो एक्सप्रेसली। अभी हम सेक्शन 10 की कंडीशंस को थोड़ा और क्लियर करके पढ़ेंगे। सेक्शन में यह इतनी क्लियरली नहीं बताई गई। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट कंडीशन है लॉफुल ऑफर और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यहाँ लॉफुल से मतलब है कि ऑफर एक्सेप्टेंस ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे। ऑफ़र या प्रपोज़ल की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में दी गई है, और ऑफ़र कब एक्सेप्ट होकर प्रॉमिस बनता है वह डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज बी में दी गई है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। केस है लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ नॉलेज होने से एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती। इस केस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट का सर्वेंट था। डिफेंडेंट का नेफ्यू खो जाता है और वह प्लेंटिफ को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। उसके पीछे से डिफेंडेंट रिवॉर्ड ऑफर करता है कि जो कोई उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे डिफेंडेंट 501 रुपये का इनाम देगा। प्लेंटिफ को यह बात पता नहीं थी और वह उसके नेफ्यू को ढूंढकर ले आता है। डिफेंडेंट उसे इनाम में 20 रुपये दे देता है। बाद में प्लेंटिफ को 501 रुपये के इनाम के बारे में पता लगता है और वह डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर देता है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जब प्लेंटिफ को पता ही नहीं था उस इनाम के ऑफ़र के बारे में, तो वह उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। उसने डिफेंडेंट के नेफ्यू को उसकी सर्वेंट की ड्यूटी परफॉर्म करते हुए ढूंढा था, ना कि उस ऑफ़र की नॉलेज के कारण। एक्सेप्टेंस ना होने के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ। सेकेंड है इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज़ की क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। यहाँ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की बात नहीं हो रही जो स्पाउस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बीच में होते हैं। वह लॉ में इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते, और जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के बिना फॉर्म नहीं हो सकता, पर इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 25 बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वॉइड होगा। कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस कंसीडर किया जाता है, पर वह कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। सेक्शन 23 में कुछ अनलॉफुल कंसिडरेशंस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है जो लॉ ने ही प्रोहिबिटेड की हुई हो।
सेकंड है, अगर कंसिडरेशन ऐसे नेचर की है कि अगर परमिट की गई तो वह लॉ के किसी प्रोविज़न को डिफीट करेगी या वह कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट हो। थर्ड है, उस कंसिडरेशन से किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है। फोर्थ है, कोर्ट के अकॉर्डिंग वह इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वह एग्रीमेंट इलीगल होगा। फोर्थ है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना भी ज़रूरी है। पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी सेक्शन 11 में बताई गई है। सेक्शन 11 में क्राइटेरिया बताया गया है जो ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी के लिए। वह रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट है, पार्टीज़ ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो। केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। इस केस में बताया गया था कि अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वह वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड एब इनिशियो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग से ही वॉइड होगा और सिर्फ वॉइड का मतलब होता है कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग में वैलिड था पर फ्यूचर में किसी कारण से वह वॉइड हो गया। सेकंड है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज साउंड माइंड की होनी चाहिए, इनसेन नहीं। थर्ड है, पार्टीज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, मीन्स लॉ ने उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई किसी भी कारण से नहीं किया होना चाहिए। फिफ्थ है, फ्री कंसेंट बाय द पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। उन पर किसी भी तरह का बाहरी फैक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट और उसके कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं। अगर इनमें से कोई फैक्टर प्रेजेंट हो तो वह कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। वह है फर्स्ट है, कोर्जन। अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाए जो इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड हो या प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना या थ्रेट करना, इन एक्ट्स को कमिट करने का। सेकंड है अनडू इन्फ्लुएंस। अगर कोई पार्टी अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अनफेयर एडवांटेज ले दूसरी पार्टी का, इसमें फिड्यूशरी रिलेशनशिप आते हैं जैसे मास्टर सर्वेंट, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, प्रिंसिपल एंड टीचर एक्सेट्रा। थर्ड है फ्रॉड। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को प्रेजेंट करे दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए की इंटेंशन से तो वह फ्रॉड होगा। फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर एक पार्टी मिस रिप्रेजेंट करे कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स को। फिफ्थ है मिस्टेक। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा है तो मिस्टेक हो लॉ की या फैक्ट की, किसी एक पार्टी द्वारा या दोनों पार्टीज द्वारा भी हो सकती है। मिस्टेक के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। इनमें से अगर कोई फैक्टर प्रेजेंट है तो पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा वह कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेक्शन 25 या लॉफुल मैरिज को रोकने का। सेक्शन 26 या एग्रीमेंट या ट्रेड को रोकने का। सेक्शन 27 या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने का एग्रीमेंट। सेक्शन 28 वेजर के द्वारा एग्रीमेंट। सेक्शन 30 एक्सेट्रा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ और प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।